चलिए स्टार्ट रिकॉर्डिंग तो हो गया। चलिए। इसमें डालिए, बंद कर दे क्या? बंद कर दो। तनाव और त्योहार चुनाव का। चुनाव या इलेक्शन हमारे प्रजातंत्र का एक त्योहार है। हाँ, उसमें तनाव भी है। उन दिनों कमबख्त निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन में नौकरी कर रहे थे। चुनाव का वक्त आ गया कई प्रांतों में, और फिर पार्लियामेंट का चुनाव जो सारे देश के लिए था। उन्हें किसी भी देसी पब्लिशिंग कंपनी प्रकाशन संस्था की ओर से कमीशन किया गया अच्छे मूल्य पर कि भारतीय चुनाव प्रक्रिया पर उसकी खूबियों और खामियों को लेकर एक किताब लिखिए। कमबख्त खुद चुनाव के तनाव या त्योहार अंदर से देखने और भोगने के लिए इच्छुक थे और इस अवसर को खोना नहीं चाहते। वे चुनाव आयोग से 3 महीने की छुट्टी लेकर बारी बारी से कई राजनीतिक पार्टी या दल के कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगे और साथ साथ एक जर्नलिस्ट के रूप में वो फोटो, वीडियो, इंटरव्यू, नोट आदि लेते रहे क्योंकि उन्हें किताब लिखने में आसानी हो। उन्होंने रानी को भी साथ लिया जो उनके किताब तैयार करने की प्रक्रिया में सहयोग करती और स्त्री समुदाय में शामिल होकर गांव में अल्पसंख्यक और निर्धन औरतों के पास जाकर उनका इंटरव्यू आदि लेने में सहायक होती। भारत का प्रजातंत्र एक आश्चर्यजनक सिस्टम है। हमारा संविधान इंग्लैंड, अमेरिका और कई देशों और हमारे प्राचीन इतिहास और मूल्यों के बेसिस पर लिखा गया अनूठा संविधान है और उसके कई संशोधन भी हुए। लेकिन इस महान संविधान को राजनीतिक और सामाजिक भूमि पर जो लाते हैं हम वो संविधान की उद्देश्य और भाव भूमि से ज्यादा तालमेल नहीं रखते और कभी कभी तो काफी विद्रूप सिचुएशन आती है जो बिल्कुल संविधान की भावना और उसके धारा के विपरीत होता और खास करके चुनाव के वक्त इसके दुखद अनुभूति होती है। भारत अमेरिका, रशिया, चाइना या इवन यूरोप से ज्यादा जटिल समाज है। धर्म, भाषा, जाति और अलग अलग प्रदेश और फिर आर्थिक वर्गभेद, निम्न, मध्य और उच्च वर्ग आदि भी इतनी विभिन्नता लिए है और समन्वय या तालमेल एक आश्चर्य का विषय है कि देश आखिर कैसे चल रहा है। प्रजातंत्र धूल मूल गति या थोड़ी विकृति के साथ ही चल तो रहा है। 70 साल से 15 से ज्यादा निर्वाचन, पार्लियामेंट, असेंबली आदि के हो चुके हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत को छोड़ दीजिए। यह विरोधाभास ही शायद भारतीय प्रजातंत्र का एक सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों है और गुण भी सकार और नकार दोनों आपस में मिले जुले हैं। कमबख्त और रानी बड़े जोशो खरोश के साथ इस चुनाव के तनाव और त्योहार में कूद पड़े और निरीक्षण और पुस्तक के लिए मटेरियल इकट्ठा करने के लिए और खुद को चुनाव प्रक्रिया और विडंबना से परिचित होने के लिए। एक नेताजी किसी पार्टी से अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे। काफी पैसा उन्होंने पार्टी को दिया था तब टिकट मिला और काफी पैसा खर्च करने को तैयार थे। जायज चुनाव की खर्च सीमा से कई गुना ज्यादा और ये हर प्रत्याशी हर चुनाव में करता और इलेक्शन कमीशन इस पर नियंत्रण नहीं कर पाती है। नेताजी ने घर घर जाकर गांव गांव, बस्ती बस्ती में प्रचार कार्य आरंभ किया। कमबख्त के साथ हर घर में खास करके गरीब बस्ती में जो अच्छी संख्या होने के वजह से अच्छे वोट बैंक होते हैं वहां जाते थे और उनका चुनाव का जोरदार भाषण जो कमबख्त ने तैयार किया था उसे जनता पर थोप देते। उनका यह भी नियम था कि किसी नन्हे बच्चे को गोद में लेकर फोटो खिंचवाएंगे और जो उनकी मानवता और गरीब तबके के लोगों से उनका प्रेम जाहिर करें। यह सिलसिला अच्छा चल रहा था लेकिन एक दफा जो बच्चे को उन्होंने गोद में ले लिया तो उसने सुसु कर दिया और शायद और कुछ करने की तैयारी में था कि उन्होंने बच्चे को झटके से कमबख्त को दे दिया और कमबख्त ने उसकी मां को दिया। शायद बच्चा अजनबी के गोद में आकर घबरा गया था या उसने गुस्से से वे कार्य किया जिससे नेताजी का अच्छा खासा खादी का कुर्ता खराब हो गया। बड़ी मुश्किल से किसी तरह साफ सफाई कर उन्होंने आज का घर घर भ्रमण और बच्चे के साथ अपने फोटो खिंचवाने का कार्यक्रम रद्द किया। इस किस्म की दुर्घटना कई बार हुई तो कमबख्त ने एक सुझाव दिया। एक प्लास्टिक का शीट उनके झोले में रहता जो बच्चों को गोद में लेने के पहले नेताजी की गोद में होता और इससे शरारती बच्चे का गुस्सा प्लास्टिक पर सीमित रह जाता। बड़े बच्चों को कंधे पर बिठाकर और चॉकलेट देकर हंसते हुए फोटो खिंचवाते। कमबख्त को और 2 कार्य चुपके चोरी करने होते। एक शराब की आधी बोतल घर के बुजुर्ग को चुपके से दे दी जाती कागज में लपेटकर टॉनिक के बहाने, और दूसरी झोली जिसमें गृहिणी के लिए साड़ी और बर्तन और थोड़ा पैसा होता उसे घरवाली को धीरे से थमा दी जाती। इसमें खर्च तो बहुत होता था किंतु नेताजी उसके लिए तैयार थे।
जनता की सेवा करनी थी और चुनाव भी तो जीतना था। इस तरह से शराब के बड़े बर्तन और शिशु को गोद में लेने के कार्यक्रम से नेताजी चुनाव जीत गए। उसका एक कारण यह भी था ठीक वोटिंग के पहले की रात कंबल और रानी के द्वारा और कई कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर में 1000 का बंडल, दारू की बोतल और कपड़े फिर दिए जाते और इस दान के बाद कोई वजह नहीं था कि लेने वाला उनको वोट न दे। फिर बस्ती के गुंडों को भी पैसा दिया जाता कि उनके वोट बैंक में कोई डाका न डाले और कोई वोटर इतना माल लेने पर भी उनसे दगा न करे। और तीसरा कारण ये था कि नेताजी ने जाति का कार्ड अच्छी तरह भुनाया। हमारे संविधान के अनुसार जाति पर आधारित कोई चुनाव के प्रचार या वोट बटोरना जायज नहीं है, किंतु अभी भी हिंदुस्तान में जाति समीकरण बहुत ही ताकतवर है और कई नेता इसके बल पर ही जीतते। हर नेता अपनी जाति का कार्ड चुपके चोरी खेलता और कंबल और रानी को यह काम घर घर जाकर करना होता। इलेक्शन में नाजायज खर्च जैसे ब्लैक में होता वैसे ही जाति का कार्ड या धमकी देना गुप्त रूप से होता। हर पार्टी और हर उम्मीदवार कई रंग का कार्ड इस्तेमाल करता। पैसा, जाति या धमकी, यह प्रजातंत्र की बहुत बड़ी बीमारी है। इतना होने पर भी कई वोटर्स पैसे तो ले लेते हैं पर उन्हीं की गाड़ी में बैठकर उनके खिलाफ वोट देते हैं जो कि सीक्रेट बैलेट है। ये वोटर्स जागरूक और चालाक दोनों हैं, किंतु ऐसे जागरूक वोटर बहुत कम है। ज्यादातर वोटिंग जाति, बंदूक और पैसा इसी टिकरी पर चलते और सफल होते और प्रजातंत्र फेल हो जाता। और भी कई बीमारियां हैं, धर्म, भाषा और प्रांत, यहाँ तक कि प्रेस और मीडिया, इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर भी कुछ हद तक बीके होते हैं। यह समस्या हिंदुस्तान ही नहीं इंग्लैंड, अमेरिका आदि का भी है। और ईवीएम मशीन, वोटिंग मशीन की टेम्परिंग की भी शिकायत आती है। यह सच है कि कुछ वक्त पहले चुनाव के प्रचार को बंद करना होता है नियम के अनुसार और कोई लोक लुभावन प्रोजेक्ट या सरकारी दान अनुदान जनता के लिए नहीं हो सकता था, लेकिन चोरी चुपके तो हो सकता था और उद्घाटन तो हो सकता था। कंबल को एक नेताजी जो कई बार जीत चुके थे और उनके पार्टी की सरकार थी, उन्होंने जहां जाते वही कुछ न कुछ किसी न किसी बात का उद्घाटन करते जो उसका शिलान्यास करते और लाल फीता काटते और फोटोग्राफी और भाषण के साथ यह उद्घाटन समाप्त होता। उद्घाटन के विषय की कोई कमी नहीं थी। हजारों योजनाएं, स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली और फिर निवास घर का प्रोजेक्ट, यहाँ तक कि शौचालय का उद्घाटन और स्वच्छता अभियान के तहत खुद नेताजी कैसे किसके लिए झाड़ू लेकर अभिनय करते सफाई का और फोटो लिया जाता है। औरतों के सशक्तिकरण का वादा हर पार्टी करती और जिसकी वजह से कई औरतें मैदान में उतरती। भोली भाली ग्रामीण राजनीतिक दांवपेच से बिल्कुल अनभिज्ञ, कोई अनुभव राजनीति या प्रशासन की नहीं और बिना स्कूल या कॉलेज की डिग्री के इन महिलाओं का मुखौटा पहनकर उनके पति, उनका भाई या पिता और पुत्र ही असल काम करते और राजनीति के खेल का और औरतें सिर्फ फोटो खिंचवाने, मुस्कुराने आदि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती और कुछ सिंबॉलिक एक्शन के लिए सामने रहती। औरतों को प्रजातंत्र में आगे आने के लिए कई भाषण 5-6 लाइन रटवा दिए जाते और वे मुस्कुराते हुए बोलती। औरतों का वोट औरत होने की वजह से काफी हद तक उन्हें मिल जाता और वे भी घरेलू समस्याओं पर बात तो कर सकती थी, घर घर, गांव गांव, बस्ती बस्ती में जाकर। और यह सबको मालूम है कि चुनाव के बाद असल काम तो उनके पुरुष साथी, पिता, भाई, पति और पुत्र ही करते, पर बैकग्राउंड में रहकर, और औरतें तो बस उनका सुंदर मुखौटा होती। इस तरह से कई पार्टियों ने औरतों को टिकट दिया और उनके सशक्तिकरण का दावा भी किया। कई गुंडे, मवाली और बदनाम किस्म के व्यक्ति जिन्हें टिकट नहीं मिल सकता था, वो अपने घर की औरतों को खड़ा करते और उन्हें जीता कर खुद राजनीतिक और उसके साथ साथ आर्थिक शक्ति का उपभोग करते हैं। दूसरी बीमारी प्रजातंत्र की है, ताकत यानी बंदूक की नली और गोली की शक्ति। कई बस्ती और कई जगह गांव में दादा किस्म के, यहाँ तक कि डकैत और अपराधी बस्ती के सरगना होते। अपनी बंदूक की धमकी से वे एक तरह से वोट बैंक के लीडर बन जाते, अपने को पर्दे के पीछे रखकर, और गांव बस्ती को बंदूक दिखाकर वोट देने के लिए एक किस्म की मजबूरी करते और यह भी कहते कि अगर वोट नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा। किसी बस्ती या इलाके या कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका लीडर हार जाता तो दादा लोग यह महसूस करते कि वोट बैंक ने गलत नेता को वोट दिया और वे घर घर जाकर काफी फटकारते, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से कुछ भी कर नहीं पाते उनके खिलाफ। चुनाव प्रजातंत्र का त्योहार है, भारी तनाव के साथ। सब पार्टी और प्रत्याशी एक से एक बढ़कर वादे करते हैं जो चुनाव होने के बाद रद्दी की टोकरी में डाल दिए जाते हैं और फिर 5 साल तक जनता को इंतजार करना पड़ता किसको वोट दें। किंतु फिर चुनाव के वक्त वही खेल, वही चमत्कार, वही स्ट्रेटजी और विकृत कार्यक्रम आरंभ होता जिसका जिक्र हम कर चुके हैं।
जनता के पास कोई विकल्प या संभावना नजर नहीं आती। कमबख्त की किताब करीब करीब पूरी हो गई थी। ऑडियो विजुअल एविडेंस के साथ किताब बहुत अच्छी और प्रामाणिक थी। कई बार उन पर दबाव आया, उन नेताओं का जिनका चित्र और जिनका कार्यप्रणाली का भंडाफोड़ किताब में किया गया था, और प्रजातंत्र के इस त्योहार के पीछे जो विकृति और निराशा है उसको उजागर करने के लिए उनकी प्रशंसा भी हुई। उन पर दबाव आया और किताब न छपवाए, इसके लिए कुछ रकम भी प्रॉमिस किया कि सेटल कर ले, भंडाफोड़ न करे और उनका जिक्र और सबूत और एविडेंस अपने किताब से निकाल दे, उनके पार्टी के खिलाफ कोई तथ्य न पेश करें। लेकिन कमबख्त ईमानदार थे, उनकी किताब छपी और अच्छी बिकी। इतने सबूत देने के बाद इलेक्शन कमीशन ने कई नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया और कोर्ट में केस भी चले। इस तरह से कमबख्त का ये एडवेंचर प्रजातंत्र के लिए एक इलाज साबित हुआ। हमारे प्रजातंत्र के शिकायत कई लोग करते हैं, बुद्धिजीवी और भले इंसान, लेकिन उनमें खुद उम्मीदवार बनकर असेंबली पार्लियामेंट में जाकर देश के हालात सुधारने का कोई संकल्प नहीं होता, यहाँ तक कि वे वोट देने भी नहीं जाते और प्रजातंत्र की बीमारी के मुखदर्शक बने रहते गिले शिकवे के साथ। कमबख्त ने रानी को अगले चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़ा करने का निश्चय किया। ये उन्होंने नारी सशक्तिकरण के तहत किया, हालांकि रानी पहले से ही काफी सशक्त थी। बंद कर दे, बंद कर दे।